हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है ना, हम लोग जो हैं चैप्टर 3 से लेके 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू किए हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है जी? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर नंबर 1 है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हम लोग जानें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे जी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समझें। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोला यहाँ पर? जब कोई पदार्थ अकेले, यानी अकेले ही, जैसे में देखिए यहाँ पर अकेले मतलब CaCO3, ये बेचारा टूटेगा तो क्या बन जाएगा जी? CaO, और प्लस में क्या बन जाएगा? CO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अकेले ही मतलब लेकर दो या दो से, है ना, यानी अन्य पदार्थ से क्रिया करके या कोई अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए तत्वों का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाता है जी? रासायनिक अभिक्रिया। समझे? कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई एगो तत्व हो, एगो तत्व नहीं, पदार्थ। जैसे में यहाँ पर हम क्या दिखाए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को दिखाए हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है? इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे जी? इसको गर्म कर देंगे। जैसे ही इसको गर्म करेंगे ना, तो ये दो गो अलग अलग नया तत्व में, पदार्थों में ये टूट जाता है, या दो गो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलेगा, या अणु, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर O2, क्या बन जा रहा है जी? यहाँ पर बन जा रहा है H2O। तो यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है जी? आपस में अभिक्रिया, लिखा गया गलत यहाँ पे, आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा, तब जाके क्या बन जाएगा ये? तब ये जाके बन जाएगा पानी बन जाएगा, है ना। या यहाँ पर H2 और प्लस में Cl2 मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर जी? HCl बन जाएगा। तो देखिए क्या बोला यहाँ पर, हम इसको ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, है ना, या एक ही पदार्थ कर दी, उसको हीट देके जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, समझे ना, जब दोनों को आपस में मिलाते हैं, तब एक नया पदार्थ का क्या होता है जी? निर्माण होता है ना। एक नया पदार्थ का होगा या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होगा, समझे ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझे? रासायनिक अभिक्रिया एकदम सिंपल है। क्या यहाँ पर सिंपल है? तो यहाँ पर ये देखना है हम लोगों को, ये देखना पड़ेगा हम लोग को ना कि यहाँ पर क्या क्या है, समझें। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब हो रहा है, इन सब सारे चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ेगा, समझे ना। या जैसे में देखिए, हम लोग जो अपने जीवन में, है ना, कुछ भी करते हैं, जैसे में खाना को ही बनाते हैं, तो जब खाना बनाते हैं तब क्या होता है वहाँ पे ना कि वो किसी और रूप में डालते हैं और किसी और रूप में वो निकलता है। जैसे मान लीजिए आप कि यहाँ पे आप चावल बनाना शुरू किए हैं, समझे ना। यहाँ पे चावल डाल दिए हैं, फिर क्या किए हैं जी? आप जल को डाल दिए हैं। अरे यार, क्या यहाँ डाल दिए हैं? जल को डाल दिए हैं, समझे।
जल और चावल को इसमें डाल दिए हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बन के तैयार क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर ये बन के जो तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा पका हुआ, यानी इसको कहते हैं भात कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है दाल को डाल देते हैं, फिर उसके बाद पानी को डाल देते हैं, तब ये क्या बन जाता है जी, ये दाल बन जाता है, समझे ना। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं जो हो रही है ये सब के सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, समझे। ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, या हम लोग दूध से जब दही जमाते हैं, ये सब के सब क्या है जी, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है, समझे ना। एक में कोई दिक्कत, तो यहाँ पर याद रखें कि दो मतलब परमाणु आपस में मिलके, या एक ही मतलब कोई यौगिक होगा जो टूट के क्या करता है कि वो एक नए तत्वों का निर्माण करता है ना, एक नए तत्व का निर्माण करेगा या पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, समझे। और हाँ, दोनों का गुण जो होगा ना वो अलग अलग होगा, एक ही नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझे। अगर आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अपने से भी बना लेना है डेफिनेशन, समझे ना। कैसे बना लेंगे कि जब दो परमाणु या दो अणु आपस में मिलता है, या कोई एक ही यौगिक के आपस में मिलता है और आपस में मिलकर क्या करता है जी, वहां पर एक नए तत्व का या एक नया पदार्थ का या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई इसमें दिक्कत है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है, जो पदार्थ, अब याद रखिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे, तो उसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उसे अभिकारक कहते हैं, समझे ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, अभिकारक, समझें। और इसके एकदम उल्टा जो अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद, ठीक है, उत्पाद कहते हैं। यानी प्रतिफल भी कह सकते हैं इसको प्रतिफल भी कहते हैं, याद रहेगा ना। यहां पर देखिए, यहां पर एक कैल्शियम कार्बोनेट है, समझें। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो जब अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे इसको, अभिकारक। और ये इसी के द्वारा जब इसको गर्म किए तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और क्या बन गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये दोनों क्या बन गया, ये प्रतिफल हो गया, प्रतिफल, ठीक है। तो याद रहेगा ना कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो इसके द्वारा बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रतिफल कहते हैं, समझे। तो ये एकदम आसान है। इसका नाम क्या है जी, इसका नाम चूना पत्थर भी इसको हम लोग नाम से जानते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। इसको कली चूना भी कहते हैं, कली चूना, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं हम लोग यहां पर कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। तो बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में का पदार्थ को हम डाले हैं, ये मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को डाले हैं, तो ये जो बन रहा है क्या बन रहा है जी, CSO, और प्लस में क्या बन रहा है, CO2। तो क्या ये ऐसे ही टूट के बन गया होगा, नहीं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लिए हैं, इसमें डाल दिए हैं क्या जी, कैल्शियम कार्बोनेट को डाल दिए हैं, समझे ना। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को डालेंगे इसमें और इसको हल्का हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या कर जाएगा, इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे जी, गर्म करेंगे इसको। जैसे ही इसको गर्म करेंगे ना, तब क्या कर जाएगा, ये कैल्शियम जो होता है ये अणु या परमाणु में टूट जाएगा। किस में टूटेगा जी, परमाणुओं में परिवर्तन, हाँ, अणु
पहले यहाँ देखो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर यौगिक है तो किसमें बदलेगा, अणु में बदलेगा। फिर अणु किस में हो जाएगा जी, परमाणु में बदलेगा। किसमें बदलेगा, परमाणु में बदलेगा। और फिर क्या कर जाएगा ना, तो फिर ये अपना अपना अलग अलग अभिक्रिया करके ये बना देता है। समझे, यहाँ हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या कि मान लीजिए एक, देखिए कभी भी अभिक्रिया होता है तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना ऐसे, तो ऐसे अभिक्रिया थोड़ी ना होता है, कहीं पे होगा तो कुछ बीकर में ही होगा, है ना। कहीं पे अभिक्रिया होगा तो बीकर में ही होगा ना, कि ये मतलब ऐसे ही हो जाएगा। अभी लैब में करवाते हैं तो लैब में क्या रहता है, वो लिए हुए रहते हैं, समझे, जो शीशा का मतलब गिलास जो बना हुआ रहता है, और उसमें फिर क्या होता है, उस मतलब चश्मा लगा लेते हैं आँख के लिए, यानी आई के लिए, आई का सेफ्टी के लिए, समझे ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि पहले अगर यहाँ पे हम क्या डालते हैं बताइए, पहले अगर यहाँ पे हम डाल दिए NaCl डाल दिए, नमक डाल दिए, फिर उसके बाद क्या डाल देंगे जी यहाँ पर, चाहे यहाँ पे डालिए NaOH डालिए और यहाँ पर HCl डालिए। तो ये क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक, ये अम्ल है, ये अम्ल है, और ये क्या है, ये क्षार है। ठीक, ये अम्ल और ये क्या है जी, क्षार है। समझें, एक सेकेंड, ये क्या है जी, अम्ल और क्षार है। तो यहाँ पर अम्ल है ना, तो ये अम्ल और क्षार आपस में तो क्या ऐसे ही अभिक्रिया कर लेगा, ये तो यौगिक के रूप में है। किसके रूप में है जी, यौगिक के रूप में है। तो क्या ये ऐसे ही अभिक्रिया कर लेगा, तो ऐसे थोड़ी ना अभिक्रिया करेगा। पहले क्या कि ये HCl परमाणु के रूप में टूटेगा, परमाणु के रूप में टूटेगा तो कैसा बन जाएगा, H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ये भी परमाणु के रूप में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा जी, OH अलग हो जाएगा। समझें, चाहे O अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। अब क्या कर लेगा, ये परमाणु एक से अभिक्रिया कर लेगा, ये पर प्लस रहेगा, ये पर माइनस रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो ये क्या कर लेगा, एक से अभिक्रिया कर लेगा। तो ये क्या बन जाता है जी, यहाँ पर अगला अगर में देखें तो ये बन जाएगा क्या, H2O बन जाता है, और फिर क्या बन जाता है जी, यहाँ पर NaCl बन जाता है ना। तो ये ऐसे अभिक्रिया होता है। पहले अगर कोई भी यहाँ पर चीज हम डालते हैं तो किस में टूटता है जी, वो परमाणु में टूटेगा ही टूटेगा। किस में टूटेगा, परमाणु में टूटेगा, और परमाणु में टूट कर ही फिर से क्या करेगा, वो एक नया पदार्थ बनाए, चाहे नया यौगिक बनाए, चाहे नया अणु बनाए, जो भी बनाएगा, है ना। तो ये ऐसे बिना परमाणु टूटले ही वो कोई भी अभिक्रिया का मतलब कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा। जब तक ये परमाणु में नहीं टूटेगा तब तक अभिक्रिया नहीं होगा, और जब तक ये नहीं टूटेगा और जब तक अभिक्रिया नहीं होगा तो क्या हो जाएगा जी, कोई नया यौगिक नहीं बनेगा। इस समझ में आया ना आप लोग को, बोलिए। यानी एकदम सिंपल फंडा क्या है कि पहले जो अभिक्रिया होगा वो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वो जो अभिक्रिया होगा ना, यहाँ पर जो है अभिक्रिया होगा तो पहले परमाणु में टूटेगा ही टूटेगा, एकदम फिक्स है। ठीक, अब फिर से नया यौगिक मतलब बनाएगा। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु पहले किस में टूटते हैं, तो परमाणुओं में टूट के परिवर्तित होता है, फिर आपस में फिर से संगठन बना के प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इन प्रक्रिया में अभिकारक अणुओं के परमाणु के बीच में बंधन मतलब टूटते हैं, अब फिर क्या हो जाते हैं, अभिक्रिया के फल स्वरूप परमाणुओं के बीच बंधन, एगो नया बंधन बनता है, और फिर से उसको नया अणु का निर्माण हो जाता है, परमाणु का या तो तत्व का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तत्व यौगिक बोलेंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। रासायनिक, देखिए रासायनिक जब अभिक्रिया को हम लोग करते हैं तो इसमें बहुत सारा विशेषता होता है और बहुत सारा चीज भी यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो जब जैसे ही बहुत सारा चीज निकलता है, बहुत सारा में पदार्थ निकलता है ना, तो बहुत सारा पदार्थ निकलता है तो उसको हम देखते हैं क्या क्या इसमें से निकलता है। देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। समझें, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो मुख्य विशेषता है
वो अलग अलग है, समझे ना। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो खाली थोड़ी ना तो होता है कि मतलब एक ही चीज निकल रहा है, समझें। तो यहां पर हम लोग क्या जानेंगे, पहला क्या है जी, पहला जो है यहां पर रासायनिक अभिक्रिया के लिए देखिए क्या है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना तो पहला एक विशेषता क्या क्या हमसे गैस निकलता है। क्या निकलता है जी, गैस निकलता है, समझें। तो कौन सा गैस निकलेगा, चाहे मतलब कोई भी अभिक्रिया होता है तो क्या निकलता है, जो काम में से गैस निकलता है, समझे ना। तो देखिए कुछ अभिक्रिया कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनसे क्या निकलता है जी, गैस, मतलब कोई गैस निकलता है, ठीक है। जैसे में देखिए यहां पर क्या है ना, याद रखिएगा, पहला हम बता देते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होगा तो काम में से बहुत सारा चीज निकलेगा और बहुत सारा चीज हम लोग को देना पड़ता है, समझें। तो यहाँ पर पहला चीज हम लोग को यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है जी, गैस निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए वो दानेदार जस्ता, ये दानेदार जस्ता है, जिंक है, और ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है जी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक को जब अभिक्रिया करवाते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तब कौन सा गैस निकलता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, यहाँ पर क्या होगा, ये ZnCl क्या कर लेगा, HCl। तो ये ZN और HCl आपस में अभिक्रिया कर लेगा और ये हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी होता है, क्या बन जाता है ZnSO4 और क्या यहाँ पर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। कोई इसमें दिक्कत बोलिए, नहीं ना। तो ये बहुत ही मतलब क्या है यहाँ पर जी, बहुत हल्का है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन याद रखना है ना। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है लेकिन है, समझें, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है लेकिन है। अब आपसे कह देगा कि बताइए, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो फिर आप लोग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, समझें। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर कर दिए हैं। अब देखिए तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि एगो प्रखनली लेते हैं, समझें, एगो प्रखनली ले लिए, चाहे बीकर उकर कुछ भी ले, इसमें क्या डाल दिए हम लोग जी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं। और उसके बाद क्या डाल देते हैं जी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। क्या डालते हैं जी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। तो जैसे ही तनु हाइड्रोक्लोरिक में देखो डालना है, जब डालते हैं तब क्या यहाँ पर होता है ना कि तब ये क्या करता है जी, कि बना देता है NCl। क्या बनाता है, NaCl बना देता है, फिर वाटर का निर्माण कर देता है, और फिर क्या करता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण कर देता है। तो अब बताइए क्या, ये तो गैस है ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, आई क्या करता है गैस, ये बाहर में है ऐसे करके निकल जाता है, समझे। क्या निकल गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया बाहर। तो ऐसे करके जब अभिक्रिया करवाते हैं, जब अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग, तब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना क्या निकलेगा, यहाँ पर CO2 गैस बनेगा। और CO2 गैस बनेगा थोड़ी ना वहां पर रह जाएगा, गैस रहता है, गैस तो आराम से वो लीकेज कर जाता है, निकल जाता है। अब है कि अवक्षेपण का बनना, तो ये पहला था कि गैस बनता है, दूसरा क्या है जी, तो अवक्षेपण। अब आपसे कोई कह दे कि बताइए, लिखिए इसका, पहले पढ़ा लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। फिर क्या, अवक्षेपण का बनना। तो देखो अवक्षेपण क्या है जी, एगो ठोस पदार्थ है। क्या है जी, अवक्षेपण एगो ठोस पदार्थ है। जैसे में मान लीजिए कि हम लोग यहां पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक। फिर यहां पर क्या करते हैं, जैसे देखिए यहां पर सरफ हम लोग घोरते हैं ना, सरफ घोरते हैं। जैसे ही सरफ घोरते तो झाग बहुत देता है, सरफ पूरा तो क्या होता है, पानी में विलय हो जाता है, और मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है जी, यहाँ पर वो झाग पूरा दे देता है, घुल जाता है पानी में। लेकिन सरफ में देखिए कुछ दानेदार जो होते हैं ना, वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। क्या होता है जी, कुछ दानादार जो होता है वो यहाँ पर
बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा, यहां बैठ जाएगा, समझे ना। तो इसी के प्रकार हम ये नहीं बोले कि यही है, इसी के प्रकार क्या होता है जी, अवक्षेपण होता है, अवक्षेपण, समझे ना। या इस बोल सकते हैं कि दही, मतलब दही जैसा अवक्षेपण होता है, जो क्या करता है, वो ठोस पदार्थ जैसा होता है ना, ठोस पदार्थ है जो यहाँ पर उसके जो अभिक्रिया होता है, तो उस विलयन में जो लिक्विड होता है ओकरा में वो नीचे में है बैठ जाता है ना। जैसे हम देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, NaCl है, यहाँ पर क्या है जी, सिल्वर नाइट्रेट है। और जब इसको अभिक्रिया करवाएंगे, जब एकरा में ऐसे अभिक्रिया करवाएं, क्या डालें यहाँ पर हम लोग, NaCl डाल दिए, फिर क्या डाल दिए जी, AgNO2 डाल दिए, यानी सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही करेंगे तो यहाँ बनेगा क्या, बनेगा क्या बनेगा जी, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या बना यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड। और क्या बना यहाँ पर, NaNO3, मतलब यहाँ पे क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट तो पूरा यहाँ पर रहेगा ऐसे, सोडियम, अरे कोची लेता है जी, कौन रंग कर रहे हैं, कौन रंग हो। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे अवक्षेप के रूप में यहाँ जो बैठा हुआ है, क्या है, ये AgCl है, ठोस पदार्थ के रूप में हो गया है। कैसा है जी, ये वाला ठोस के रूप में हो गया है, समझे ना। तो ठोस के रूप में हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये दही जैसा अवक्षेप बना के नीचे बैठ गया और बाकी विलयन में अपना ऐसे ही तैर रहा है, समझे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, BCl यानी बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देंगे, तो करा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और HCl हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं, ये भी मतलब अम्ल है जो अवक्षेप के रूप में सफेद होता है ये, ठीक ना, सफेद के रूप में ये भी ऐसे ही ये विलयन में भी बैठ जाएगा, ठीक। अब तीसरा क्या है जी, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में परिवर्तन भी होता है। जैसे में देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन है, विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन है। अब एकरा में देखिए क्या बोल रहा है कि बैगनी, एक इसका रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है वो बैगनी होता है, बैगनी रंग, ठीक ना। तो बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ना है, एकरा में थोड़ा थोड़ा क्या कर देना है जी, थोड़ा थोड़ा एकरा में थोड़ा थोड़ा करके काम में क्या करना है, नींबू का रस डालना है, नींबू का रस, समझे। जैसे ही नींबू का रस डालते हैं तब विलयन में क्या होता है, बैगनी रंग धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। तो अब ये जो विलयन रहेगा ये कैसा हो रहेगा जी, रंगहीन रहेगा। कैसा विलयन रहेगा, रंगहीन, रंगहीन, समझे ना। जब पहले क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी रंग के था, क्या था, बैगनी रंग के। जब इसका विलयन बैगनी रंग के था, जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नींबू का रस डालते हैं तो जैसे धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये गायब हो जाता है, समझें, बैगनी रंग गायब हो जाता है और रंगहीन बन जाता है। उसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट, सूत्र याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र K2Cr2O7 होता है, K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है जी, नारंगी होता है। यहां पर ये है, यहां पर क्या है जी, यहां पर K2Cr2O7 रंग कैसा होता है इसका,
नारंगी रंग होता है। समझें, ये नारंगी रंग होता है। इसमें क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को डालते हैं। जैसे ही इसका पहले क्या था नारंगी रंग, अब कैसा हो जाएगा, जैसे ही एक में सल्फर डाइऑक्साइड आएगा तो ये कैसा रंग हो जाएगा, इस विलयन का हरा हो जाएगा। तो याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है, जब एकरा में हम लोग डालते हैं सल्फर डाइऑक्साइड तो इसका रंग कैसा हो जाता है जी, तो इसका रंग जो होता है वो हरा कलर का हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ताप में परिवर्तन। अब देखिए, अब अभिक्रिया करवाते हैं तो ताप में भी तो परिवर्तन होगा, कुछ ठंडा होगा, कोई गर्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ अभिक्रिया के दौरान क्या होता है जी, फलस्वरूप ताप में परिवर्तन भी होता है। जैसे में देखिए कली चूना, कली चूना का भी हम सूत्र बताए थे आपको, क्या नाम क्या है जी, CaCO, है ना, CaO, समझे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम यानी कली चूना कहते हैं। एक एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में क्या निकलता है, उष्मा। चूना देखे हैं, चूना जो खाने में खाया जाता है, समझे ना। तो अगर उसको हम लोग क्या करते हैं जी, उसको हम लोग अगर ऐसे लगड़ते हैं, सॉरी लगड़ते नहीं है, खैनी नहीं खाना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही में उसको क्या करते हैं, पानी उसको रख देते हैं, अब पानी उस पर डालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, वाष्प निकलता है। या आप पानी में उसको डाल दीजिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ओकरा में से क्या है जो वहां से आपको निकलते हुए दिखेगा। क्या दिखेगा वहां से जी, आपको उष्मा, यानी वो गर्म पानी जो हो जाएगा गर्म। या प्लास्टिक के प्लास्टिक में कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिएगा, यानी कली चूना डाल दीजिएगा, ऊपर से पानी डाल दीजिएगा ना, अगर ज्यादा मात्रा में रहा तो प्लास्टिक वाला को गला देता है, समझें। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर जो है पर्याप्त उस मात्रा में उष्मा यहाँ पर निकलता है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है, अतः यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी होता है। याद रखिएगा, आगे बताएंगे हम कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पर हम यही अभी बोलेंगे कि इतना ही याद रखना है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया की अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, उष्मा जब बाहर निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर इसके उल्टा कौन आता है, उष्माशोषी, यानी जिस अभिक्रिया करवा रहे हैं वो अभिक्रिया नहीं हो रहा है और उसमें क्या कर रहे हैं, अलग से हम लोग क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पर दे रहे हैं हीट को क्या कर रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं। तब वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तब वो हो जाएगा हीट, यानी हम दे रहे हैं, ऊर्जा हम लोग देते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं जी, उष्माशोषी अभिक्रिया कह देते हैं, समझें। अब इसके देखिए, इसके जस्ट विपरीत है। तो क्या जी, एगो प्रखनली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नौसादर भी कहते हैं, नौसादर क्या कहते हैं यहाँ पर जी, नौसादर लेकर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम अच्छा से लिख देते हैं जी, खिचबिच हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, समझे। बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्या बनता है, क्लोराइड बनता है, और अमोनिया और क्या बन जाता है जी, जल बन जाता है। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का मिश्रण ताप घट जाता है। इसमें क्या होता है जी, ताप जो होता है वो घट जाता है ना, जिसे स्पर्श करने पर क्या होता है जी, ठंडक महसूस होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसके उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, ठंडा हो गया है तो अभिक्रिया में हमको वहां पर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब है अभी बतलाए थे हम कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या बनता है जी, उष्मा भी निकलता है ना। यानी उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या उष्माक्षेपी बोलो। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, एगो यहाँ पर है, तो यहाँ पर किसी चीज को जला रहे हैं, तो जला रहे हैं तो क्या निकल रहा है, यहाँ से उष्मा निकल रहा है। तो उष्मा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये मीथेन है, मीथेन को जब ऑक्सीजन से करवाते हैं अभिक्रिया,
तब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब प्लस में क्या निकलता है जी, ऊर्जा भी निकल जाता है, तो इसके क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ भी उसी प्रकार हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये हो जाएगा। ठीक, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है जी, रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान उष्मा देना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में N2 है और O2, जब ये दोनों का अभिक्रिया करवाते हैं तो होता ही नहीं है, तो हम लोग को हीट देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तब जाकर क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है ना। NO क्या है, NO बनता है, NO का निर्माण करता है, समझे ना। यहाँ पर NO का निर्माण कर देगा, ठीक। और यहाँ पर ये क्या करेगा, उष्मा ये देखिए ले रहा है, क्या कर रहा है, उष्मा इसको अभिक्रिया के अंदर में दिया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा लेकर क्या करता है, अभिक्रिया को होने देता है, समझे। तो ये क्या है जी, यहाँ पर उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये भी मतलब कभी कभी मतलब यहाँ पर पूछ दिया जाता है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको याद रखना है, पर ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि अगर अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलता है तो उष्मा क्षेपी, और दिया जाता है तो उष्मा शोषी। अब उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर पंचमा है पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। तो जानते हैं ना हम लोग जी कि जब पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब वाष्प बन जाता है। तो पहले बताइए कि पदार्थों का अवस्था कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थों का अवस्था 3 होता है ना जी। कौन है, ठोस, गैस, द्रव, या द्रव, ठोस, गैस, ऐसे बोलो, है ना। तो ये 3 गो होता है। जब मान लीजिए पानी अगर ठोस के रूप में है, बर्फ के रूप में, तो इसको जब हम पिघलाएंगे, हल्का हीट देंगे, तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और इसको फिर से थोड़ा सा हीट देंगे तो क्या बन जाएगा जी, गैस। तो देखिए अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या कोई और भी अभिक्रिया करवाते हैं, जब मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो क्या करता है, जो काम में से सीधे वो गैस में बदल जा रहा है। पहले था ठोस, अब क्या बदल गया है, वो किस में बदल गया है, गैस में बदल गया है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर है कि अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक। तो यहाँ पर इतना हो गया। तो देखिए 5 गो था ना जी, 5 गो, एक और है, अब नहीं है, 5 गो था। तो देखिए 5 गो अवस्था था, 5 गो यहाँ पर क्या था जी, 5 गो यहाँ पर आपको देखने में क्या मिला, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। पहला क्या था, तो पहला था आपका ताप में परिवर्तन, यही था ना, सॉरी ताप नहीं, गैस में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति हो रही थी। दूसरा का क्या था जी, कि अवक्षेपण बन रहा था, अवक्षेपण बन रहा था, ठीक है। फिर तीसरा का क्या था, तो तीसरा का क्या था, अभी क्या पढ़ाए थे, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। फिर क्या हो रहा था जी, रंग बदल रहा था, रंग में परिवर्तन। पंचमा क्या है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, समझें। तो यहां पर ये मतलब क्या है जी, आपकी ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को भाई लिख कैसे सकते हैं, उसके बारे में यहां पर हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का नियम। देखिए कोई चीज का भी तो नियम होता है ना जी, बिना नियम के कोई चीज होता है, बोलिए, बिना नियम के कोई चीज यहां पर नहीं होता है, समझें। यहीं पे आ गए भाई आप, और भाई तू हटो, तो हम कहाँ ला लिए हैं, तू कहाँ रह गया, हटो तुम। ए ललोटा, ये तो दिक्कते भ गइल हो।
ये तो डिलीट हो गया। एक सेकेंड। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का नियम क्या है। समझे, हम कुछ और करना चाहें, आए हम आप हो गई कुछ और, ठीक, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं हम लोग जी, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जब लिखते हैं ना, तो किससे लिखते हैं यहाँ पर, अणु के सूत्रों से। क्या करते हैं, सूत्र या संकेत के द्वारा लिखते हैं, यानी परमाणु के संकेत के द्वारा लिखते हैं। सीधे ऐसे करते हैं, सूत्र या परमाणु के संकेत द्वारा लिखते हैं, परमाणु संकेत, ठीक है। तो परमाणु के संकेत द्वारा भी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, समझें। और देखिए, अभिकारक के तरफ है, यहाँ पर देखिए जो दोनों तरफ है ना, अभिकारक के तरफ और कहाँ पे, प्रतिफल के तरफ, दोनों तरफ क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम लोग अणुसूत्र या संकेतों के द्वारा दर्शाते हैं। फिर दूसरा का क्या है कि अगर देखिए अभिकारक की तरफ क्या करते हैं, अभिकारक, भाई बार बार गलती किसी लिखता है, अभिकारक, मान लीजिए अभिकारक की तरफ दो गो तत्व है, तो दो गो तत्व रहेगा तो क्या करेंगे, दो तत्व या यौगिक होने पर क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर उसको अलग करते हैं। उसी प्रकार क्या है जी, उत्पाद की तरफ, उत्पाद की तरफ भी अगर दो गो तत्व होगा, तत्व या क्या होगा, यौगिक होगा या अणु होगा, तब क्या कर देंगे हम लोग ना, अणु होगा तब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, तब यहाँ पे प्लस मतलब चिन्ह लगा के दोनों को अलग कर देंगे, प्लस चिन्ह को लगाकर दोनों को अलग करते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे क्या है कि एकरा में हम लोग क्या होता है इसमें कि यहाँ पर हम लोग जो है ना अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद में हम लोग ना तीर के चिन्ह को लगाकर अलग करते हैं, तीर के चिन्ह को लगाकर दोनों को अलग कर लेते हैं, समझे। यानी अभिकारक और उत्पाद में तीर के चिन्ह को लगाकर क्या कर लेते हैं जी, दोनों को हम लोग अलग कर लेते हैं, समझें। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये चार गो है, चार गो आपको नियम है। इस नियम को आप लोग क्या करना है जी, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, समझे। तभी आप क्या कर पाएंगे, अणुसूत्र को लिख पाएंगे, नहीं सॉरी समीकरण को लिख पाएंगे या अभिक्रिया को लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम अभिक्रिया लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं H2 O2 कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर खाली क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं H2, तो क्या यह रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया, नहीं। अभिक्रिया में करना क्या पड़ेगा, H2 प्लस में O2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए अभिकारक और अभिकारक के बीच में दो गो, सॉरी अभिकारक में, हाँ सही है, अभिकारक और अभिकारक में कितना, दो गो, मतलब यहाँ पे अणु आया है, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह से दोनों को अलग कर दिए, और यहाँ पर तीर का चिन्ह देते हैं, तीर का चिन्ह देते हैं तो क्या दर्शाता है कि यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है। और ये तीर का चिन्ह उधर ही क्यों रहता है, यानी कह रहा है कि ये दो गो अभिकारक से मिलके एगो उत्पाद मतलब उधर बन रहा है, समझे। तो ऐसे करके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये ला जान लेते हैं। अब आगे देखिए, इस घोटाला करे में पड़ गए थे, आइए हम रेथियो घोटाला कर दिए वो पेजे में, समझें। देखिए
हम इसी को न लिए थे। आइए हम पूरा पेजवे घोटाला कर दिए हैं। बताइए, देखिए, ये हैं चच्चा जी। क्या हैं जी? चच्चा जी। एगो सम्राट जी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं। ये तीनों लोग हैं। तीनों लोग देखिए बिहार में 71,000 करोड़ रुपया का मतलब डकैती यानी लूटमाट मतलब लूटा लूटी हुआ है। समझें? देखिए बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का मतलब घोटाला हो चुका है। समझें? ये लोग जो है मिलके 20 साल से, क्या है जी, 20 साल से हमारे चचा जी हैं यहाँ पर। कितने साल से हैं? 20 साल से हैं। साल से आई कितना कर दिए हैं? 71,000 करोड़ का मतलब घोटाला ये कर चुके हैं। घोटाला कर दिए हैं बेचारे। समझे ना? CAG क्या है जी? सरकारी मतलब वो डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, मतलब सबका ब्यौरा मतलब देता है, कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे कितना खर्च नहीं हो रहा है। समझे ना? उसका मतलब वो ब्यौरा देता है। और वही मतलब बोला है कि यहाँ पर बिहार में, बिहार की सरकार जो है 71,000 यानी 70,007 थी 887 कुछ कितना रुपया है, यानी लगभग 71,000 रुपया जो है वो क्या कर दिए हैं जी यहाँ पर, उसका ब्यौरा CAG को नहीं मिला है। समझें? और उसका ये मतलब ब्यौरा मांग रहे हैं तो चाचा जी कह रहे हैं कि तो हमको नहीं पता है भाई कहाँ गया। समझें? और जब जोन मतलब डिपार्टमेंट में जो हुआ है, घोटाला हुआ है, यही दोनों लोग के पास में है। और भी NDA में कोई घटक है, लेकिन उसमें ये मतलब उससे कम, बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा जो हुआ है ना, यही दोनों लोग में हुआ है। समझें? ये लोग जो है बिहार को मतलब 20 साल में दम तबाह करने का काम किए हैं। ठीक है? इतना तबाह कर दिए कि सीधे 71,000 करोड़। बताइए 71,000 करोड़ रुपया रहता तो बिहार में कितना विकास होता। समझें? शिक्षा पर ये लोग 18% का GST लगा रहे हैं और घोटाला कर रहे हैं। ये जितना रुपया था ये किसका रुपया था? थोड़ी ना इन लोग के बाप का रुपया था, सब हम लोग का था। सब जितना भी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स का पैसा था इतना। और सब नेता लोग क्या करेंगे? सब लोग घोटाला कर गए, है ना? ये लोग जो है ईमानदारी कहते हैं कि हम 1 रुपया घोटाला करवे नहीं किए हैं। तो ये कहाँ से गया भाई? ये 71,000 रुपया गया कहाँ? बता दीजिए, उसका ब्यौरा दे दीजिए। लेकिन ये लोग जो है ना, मीडिया सब इनका ही है। समझें? मीडिया से लेकर सब, मीडिया पर एक भी दिन इसका चर्चा नहीं हो रहा है। मीडिया पे एक भी दिन चर्चा नहीं हो रहा है। समझें? इतना हम लोग का मीडिया जो है खत्म हो चुका है, इतना खत्म हो चुका है कि उसका कोई मतलब ध्यान इधर है ही नहीं। कौन डकैती कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, बस उन लोग का यही है कि बस हिंदू मुस्लिम करवाते रहो, बैठाओ डिबेट में। और गोदी मीडिया में तो देखे हैं बहुत लोग के खाली बस बैठा देगा, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई हिंदू मुस्लिम कुछ ही कर रहा है? यहाँ पर बिहार विकास की बात करो ना तो खाली हिंदू मुस्लिम करवाते रहता है। अब बीजेपी का NDA यानी देखिए गोदी मीडिया जो है ना, मीडिया जो पूरी तरह से बिकी हुई है। समझें? और इन लोग का ब्यौरा को मतलब वो दे नहीं रहे हैं। ठीक है? देखिए ये लोग फिर अगर सरकार आएगा तो 71 के मतलब दुगना हो जाएगा घोटाला में। और अगर इन लोग की सरकार गया तो पक्का है कि तीनों लोग जाइए जेल में, तीनों लोग को जेल में जाना पड़ेगा। समझें? कैसे कि इतना लोग मतलब क्या किए हैं कि ये तो बोलते हैं तो मत बोलिए, ये तो एकदम लगते हैं कि दूध के धोबले हैं, आई तो महा दूध के धोबल हैं। आज चचा जी की तो पूरा एकदम पैसे लेके देख रहे भाग रहे हैं कैसे, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। ये लोग तो घोटाला करवे करेंगे, लेकिन हम लोग भी देखिए, अगर कोई नेता आए तो उसे यही पूछिए कि भाई आप हमारे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा। शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा मतलब क्लिप है 5-6 में थे 2-4 मिनट का, वो बहुत अच्छा वहाँ पे बोला जाता है ना, कि आप पूछिए नेताओं से कि वो क्या करेंगे आपके लिए, है ना? क्या वो करेंगे 5 साल में? आप उसको वोट दे रहे हैं अपना, तो क्या करेंगे आपके लिए 5 साल में? शिक्षा में क्या करेंगे, स्वास्थ्य में क्या करेंगे, आपके बच्चों के लिए क्या करेंगे? ये 18% GST लेके आई घोटाला तो नहीं ना करेंगे। शिक्षा को इतना महंगा कर दिए हैं, पर सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। समझे ना? तो इतना ये लोग कर रहे हैं, GST लेकर पूरा एकदम सरकार भर रहा है, खाली घोटाला घोटाला घोटाला।
कम से कम इन लोग को इतना चाहिए था कि शिक्षा को कम से कम फ्री करना चाहिए था। ये 18% जीएसटी ठोक कर बैठ गए हैं लोग। इतना मतलब क्या कहें कि लोग बेशरम हो गए हैं, जितना भी नेता लोग है सब एकदम बेशरम हो गया है। ठीक है, चलिए ये लोग तो लुटवे करते रहेंगे, हम लोग ऐसा मतलब जनता हैं, हम लोग तो लुटाते रहेंगे। आएगा सब लोग, अभी जो इलेक्शन होने वाला है बिहार में, अक्टूबर नवंबर में होगा, उसमें आएगा लोग और क्या करेगा जी, पैसा देगा, पैसा बगले में जाएगा, वोट हम लोग जाके दे देंगे। हम लोग कुछ भी नहीं पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, कुछ नहीं पूछते हैं हम लोग, बस यही करते हैं। वहाँ पर जाते हैं, पैसा लेते हैं, आता है पैसा देता है, 2-4 हज़ार दे दिया, 2-4 हज़ार में अपना हम लोग ईमान को, अपने वोट को, अपने ज़मीर को, सबको बेच के वहाँ पे हम लोग चले आते हैं, है ना। कौन नेता हमारे लिए अच्छा है, कौन नेता अच्छा नहीं है, इसके बातें हम लोग नहीं करते हैं। उनसे हम पूछते ही नहीं है कि आप हमारे लिए क्या करिएगा। आए, पैसा दिए, पैसा देकर चला गया, आप हमको उसको वोट दे दिए हम लोग। तो पहला सुधार किस में होना चाहिए? पहला सुधार एकदम जनता में होना चाहिए, समझे। पैसा लेकर वोट नहीं देना है। पैसा लेकर आप वोट दीजिएगा, आपको बोलने का हक नहीं रहेगा। पैसा लेकर नहीं दीजिएगा, आप लोग बोल सकिएगा, और जो आएगा आपके सामने उससे क्वेश्चन कर सकेगा कि आप क्या मतलब कीजिएगा। अरे तो पैसा लीजिएगा तो मुंह पता लग जाएगा। 500 लीजिए, 1000 रुपया लिए तो सही ना। तो इसलिए घोटालेबाजों से क्या रहना है, हम लोग को दूर रहना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या है यहाँ पर जी, संतुलन और असंतुलन रासायनिक समीकरण। तो देखिए, संतुलन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है पहले। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर क्या होता है जी, तत्वों का। एक सेकेंड, हम तो इतनी कर दिए, देखते हैं। एक सेकेंड, पीडीएफ मिसिंग है क्या जी? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो होना चाहिए था ना। पीडीएफ मिसिंग है कि, लगता तो है कि पीडीएफ मिसिंग है। अरे भैया नियम, पीडीएफ तो मिसिंग है। चलिए कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या देखते हैं जी कि रासायनिक समीकरण मतलब क्या है। ठीक, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये तो हम देख लिए। सॉरी, रासायनिक समीकरण क्या है, समझे ना। फिर उसके बाद जो है ना कि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि समीकरण क्या है। तो समीकरण क्या होता है जी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है ना, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। समझें, यानी यहाँ पर याद रखिएगा कि संकेतों और सूत्रों के, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, वही क्या होता है जी, रासायनिक समीकरण होता है। और रासायनिक समीकरण के लिखने के हम यहाँ पर आपको इसके पीछे तो था नियम को हम बता दिए थे। ठीक, अब उसके बाद हम चलते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो याद रखिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, ये क्या है यहाँ पर, संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब जेकर दोनों तरफ क्या हो जाएगा जी, प्रत्येक परमाणुओं का जो संख्या हो जाएगा वो समान हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। समझे, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है जी, 2। यहाँ पे कितना है जी, 2। तो दोनों तरफ जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का संख्या क्या है जी, यहाँ पर बराबर है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो समीकरण है वो क्या है जी, संतुलित समीकरण है। समझे। तो अब पहले हम लोग चलते हैं और देखिए असंतुलित समीकरण क्या है। तो दोनों का पहले डिफिनीशन हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर समीकरण को संतुलन करना सीखेंगे। समझे ना। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के परमाणुओं का मतलब संख्या समान नहीं होता है।
जैसे में यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है जी 2, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, एक ही को है ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो ये वाला और ये वाला तो बराबर है, समझें, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इसका संख्या कितना है 1 है, कितना है जी 1 ही O है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या कितना है जी, यहाँ पर 1 है, समझे ना। तो यहाँ पर दोनों तरफ तो अंतर आ गया ना, आज जैसे ही दोनों तरफ अंतर आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है ना, कैसे करेंगे पहले यहाँ पर देख लेना है, कुछ यहाँ पर नियम है। संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए जी, समान होती है, समान रहना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर क्या है कि रासायनिक समीकरण संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता यानी के नियम पर मतलब आधारित है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका न तो यहाँ पर क्या होता है जी, न तो उनका नाश होता है और न ही उनका निर्माण होता है, समझें। यानी दूसरे शब्दों में ये कहें कि मतलब परमाणु विलुप्त नहीं होते हैं, बस वो क्या होता है जी, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के निम्न 2 बातों को मतलब ध्यान मतलब रखना है। पहला क्या है जी कि अभिक्रिया के संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र संकेत मतलब ज्ञात होना चाहिए, समझे ना। अगर रासायनिक समीकरण हम लोग कर रहे हैं तो प्रत्येक का हम लोगों को सूत्र और उसका संकेत मतलब याद रहना चाहिए, समझें। बाईं ओर के सूत्रों को अधोलिखित अंक समीकरण को संतुलित क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं, समझें। यानी बायां वाला जो होता है उसको हम लोग क्या करना होता है जी, संतुलित करना होता है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अनुमान विधि है, तो यहाँ पे अनुमान से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको संतुलित हम लोग कर सकते हैं, समझे। तो पहले हम लोग यहाँ पर संतुलन करना शुरू करेंगे, है ना। संतुलित करना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे, समझें। तो संतुलित करके हम लोग यहाँ पर आगे में बढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनुमान विधि को हम लोग अच्छे से देखेंगे। पहला क्या क्वेश्चन है जी यहाँ पर कि Mg प्लस में HCl, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, MgCl2 प्लस में H2, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। पहले देखते हैं क्या ये पहले दोनों तरफ समान है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहीं पे क्या हो गया, असंतुलन मतलब हमको दिख रहा है। तो पहले क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे अभिक्रिया, क्या लिख देंगे, सॉरी अभिकारक न लिखेंगे जी, का तुम भी करता है, अभिकारक। फिर क्या होता है यहाँ पर जी, उत्पाद, ठीक, अभिकारक और उत्पाद। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर तत्व का नाम लेंगे, कौन कौन तत्व है यहाँ पर, तो Mg है, H है और यहाँ पर Cl है, ऐसे कर लिए। अभिकारक की तरफ Mg यानी मैग्नीशियम का संख्या कितना है, तो 1 है। यहाँ अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन का संख्या कितना है, तो 1 है। क्लोरीन का संख्या कितना है, तो 1 है, ठीक। उधर में देखते हैं उत्पाद की तरफ जो है, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। उत्पाद की तरफ 1 है और यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन का संख्या कितना है जी, 2 है और क्लोरीन का संख्या भी 2 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो ये तो 2 है, यहाँ भी 2 है, उधर में यहाँ 1 है। तो अगर पहले क्या करते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, 2 बना लेते हैं। जब इसको 2 बनाएंगे तो देखिए ये वाला और ये दोनों साथ है ना यहाँ पर जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों साथ हो जाएगा। उससे पहले क्या होता है देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। पहला स्टेप ये हो गया, पहले इसको ऐसे उतार लो। दूसरा स्टेप जो हो गया एकरा में देखिए, पहला तो क्वेश्चन हो गया, तो पहला स्टेप में हम लोग कर लेते हैं इसको ब्रैकेट में, क्या कर लेते हैं,
ब्रैकेट में कर लेते हैं, समझे ना। तो ब्रैकेट में कर लिए, समझे। अब इसको में जो भी चेंजिंग करना होगा वो इसके ब्रैकेट के बाहर में करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना किए हैं, ये दोनों साथ है, तो जब इकरा में से हो जाएगा तो इसमें भी होगा ना 2 से गुना, तो 2 से गुना यहाँ भी कर दिए। तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ कितना हो गया जी, यहाँ भी 2 हो गया। तो देखिए तो अब दोनों संतुलित हो गया। अब जो भी यहाँ पर क्या करना था जी, स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। पहला दूसरा स्टेप नंबर 3, Mg प्लस में क्या हो जाएगा जी, HCl, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, अरे छोड़ कह रहा है, MgCl2, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर H2। अब देखिए कहाँ कहाँ चेंजिंग किए हैं हम लोग, तो ये हाइड्रोजन में खाली यहाँ पे HCl में क्या किए हम लोग, 2 से खाली गुना किए, तो 2 से यहाँ पे खाली करते हैं गुना, और यहाँ पे चौथा स्टेप में उतार देते हैं हूबहू, Mg ब्रैकेट हटा के 2HCl, आप क्या हो जाएगा यहाँ पर Mg, आप Cl2 अब प्लस में हो जाएगा H2। कच्चा दिमाग है, H2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो नहीं, यहाँ पर मैग्नीशियम 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर ऐसा करके 2, यहाँ भी कितना है 2 है, ठीक। अब दोनों तरफ संतुलित हो गया, बस यहाँ लिख दें कि यह समीकरण जो होता है क्या है जी, संतुलित है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर FeH2O, क्वेश्चन है FeH2O, यही है ना, FeH2O, Fe3O4, Fe3O4 प्लस में H2, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, समझे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि पहला स्टेप में हम लोग उतारते हैं इसको नीचे, पहला स्टेप में उतारते हैं और उतार के ब्रैकेट कर देते हैं। ब्रैकेट क्यों करते हैं हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसके अंदर में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक। इसके अंदर में कोई चेंजिंग नहीं करना है हम लोगों को, समझें। जब इसके अंदर में चेंजिंग नहीं करना है तो ब्रैकेट कर दिए, ब्रैकेट के अंदर में कुछ नहीं करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 है, लिखते हैं क्या जी, अभिकारक उत्पाद, ठीक। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जितना भी तत्व दिया गया है उसको लिख लो। तो Fe, फिर क्या हाइड्रोजन दिया है, फिर क्या दिया है जी, ऑक्सीजन दिया गया है। उधर भी यही है और इधर भी यही है। इधर में कितना है, तो यहाँ पर Fe एगो है तो एगो लिखते हैं। ये कितना है, तो यहाँ पर 2 गो है तो 2 गो। ऑक्सीजन कितना है जी, तो एगो है। इधर में कितना है, तो 3 गो है। तीन गो है। ऑक्सीजन कितना है जी, तो यहाँ पर 4 गो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ये कितना है जी, तो 2 गो ऑक्सीजन है। पहले देखिए जो यहाँ पर जो और नंबर है उसको क्या कर लेते हैं, पहले जी इवन में कर लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, इवन, या ऐसे भी अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं उसको, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें ज़्यादा अंतर है, जगह में ज़्यादा अंतर है उसमें हम लोग कन्वर्ट पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अंतर है, तो ज़्यादा अंतर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तब ना 4 आएगा जी। इतना का देखिए, जोड़ घटा कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है जी, संतुलित करना होता है। तो संतुलित में सिर्फ और सिर्फ गुना ही करना होता है,
ठीक, तो 4 से गुना कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साथे साथे कौन है, तो H2 है और O है, तो ये दोनों साथे है, तो जब एकरा में करेंगे वही एकरा में करेंगे, तो एकरा में 4 से गुना किए तो एकरा में 4 से क्या कर देंगे जी हम लोग, गुना कर देंगे, 4 से गुना कर दिए। कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो गया यहाँ पर, 4 दूना 8। अब देखिए तनी इसको और इसको संतुलित करने में ये वाला के गड़बड़ बेचारा का हो गया है, तो ये 8 आ गया, तो क्या कितना से कर देंगे जी यहाँ पर हम लोग कर देंगे गुना, इसको 4 से कर देंगे गुना, तो ये भी हो जाएगा 8 हो जाएगा। जितना है उतना लाना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ पे, जब बस देखना है, देखते चलना है। पहले क्या किया कि ज़्यादा अंतर वाला वो कर लिए, तो इसके साथ था इसको भी 4 से गुना कर दिए यहाँ पर। अब इसका संख्या कितना बढ़ के हो गया जी, 8 हो गया है, समझे ना। तो 8 जब इसका संख्या हो गया है, तो इधर तो हाइड्रोजन 2 गो था, तो इसको भी क्या कर लिए हम लोग, 8 करने के लिए 4 से गुना कर देंगे, तो 8 हो जाएगा। तो इतना आ गया उधर भी ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो बेचारा दोनों अब यहाँ पे साथे है, लेकिन यहाँ पे तो ये अकेले है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से यहाँ भी इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो देखिए तो ये दोनों संतुलित हो गया 3 गो, यहाँ पर देखिए तो ये दोनों संतुलित हो गया 8 गो, यहाँ पर देखिए तो ये 4 गो संतुलित हो गया, तो यहाँ पर 4 हो गया, दोनों तरफ हो गया ना। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। क्या होता है यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में जी, यहाँ पर जो भी है इसको पहले उतारते हैं, Fe प्लस में क्या है जी, H2O प्लस में प्लस है। अब ब्रैकेटवा करते ना चलेंगे, ब्रैकेटवा तो करते चलेंगे हम लोग। क्यों ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, अंदर के लिए भूल जाओ कि अंदर में कुछ भी चेंजिंग करना है हमको। यहां पर H2 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अब यहाँ पर क्या है कि चेंजिंग कहाँ कहाँ किए थे, तो पहले देखिए तो ऑक्सीजन में किए थे ना जी, तो एक में 4 तो हाइड्रोजन में 4 किए थे, यानी यहाँ पर हम लोग चेंजिंग किए थे, तो यहाँ पर लिख दो ऐसे 4 लिखा गया। अब उसके बाद कहाँ किए थे, तो एकरा में किए थे ना, इधर में ही 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर किए थे, ये हाइड्रोजन है जी, तो हाइड्रोजन में किए थे, तो हाइड्रोजन में भी लिख दो यहाँ पर 4, यहाँ इतना लिखा गया है ना। अब क्या करेंगे, इसको जस्ट हूबहू चौथा स्टेप में उतार दो, समझे ना। तो 3Fe प्लस में 4H2O, यहां पर कितना हो जाएगा, इतना हो गया, देखो कौन है कायु ले रहा है, अब यहां पर देखिए Fe3O4, यहां पर क्या हो जाएगा जी, 4 है H2, उतार दिए। यही तो संतुलित समीकरण है, यहां लिख देंगे कि संतुलित समीकरण है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर फिर और सारा दिया है, समझे ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या होता है, तो यहाँ पर ई है समीकरण दिया हुआ, तो समीकरण क्या है जी, यहाँ पर पहला स्टेप में उतारते हैं समीकरण को, स्टेप पहला लगाते हैं, स्टेप पहला लगाकर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग AlCl3 प्लस में CaOH2 AlOH3 प्लस में CaCl2। क्या कहते पहला में जी, हम इसको ब्रैकेट करिए, क्या करने के लिए कहे थे, ब्रैकेट करने के लिए। दूसरा स्टेप में क्या कहते हैं हम, दूसरा स्टेप में था कि एक तरफ अभिकारक लिखिए,
एक तरफ क्या लिखिए जी, उत्पाद लिखिए। लिखा गया इतना, अभिकारक और उत्पाद लिखा गया ना। अब यहां पर चलते हैं हम लोग आगे। यहां पहले तत्वों का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन तत्व है। तो एल्युमिनियम है, फिर क्या है जी यहां पर की है बताओ। यहां पर तुम्हारा है Cl, ठीक है। कितना बड़ा खींचा गया, Cl है। उसके बाद क्या है जी, कैल्शियम है, कैल्शियम। उसके बाद क्या है, O है और फिर H, यही है ना। इतना ही है। अब यहां पर देखते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं इसको, हो गया यहां पर इतना ही है। तो गिन लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5, 5 गो तत्व था, 5 गो काम हम लिख दिए हैं। अभिकारक की तरफ कितना तत्व है, तो एल्युमिनियम एगो है ना। क्लोरीन का एगो है तो 3 गो है। कैल्शियम कितना है तो 1 है। ऑक्सीजन कितना है जी, 3 दूना 2 दूना कितना हो जाएगा, 1 दूना 2, 2 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए। फिर एल्युमिनियम कितना होगा बताइए। तो एल्युमिनियम उत्पाद की तरफ कितना है जी, तो एगो है। ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर 3 गो है। ऑक्सीजन मिलना है ना। यहाँ पर क्लोरीन को देखिए, तो क्लोरीन किधर है, यहाँ पर। तो क्लोरीन कितना है, तो 2 गो है, समझे, लिख दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कैल्शियम कितना है वहां पर, तो कैल्शियम एगो है। ऑक्सीजन कितना है इधर जी, तो 3 गो है। हाइड्रोजन कितना है, 3 गो है। अंतर यहीं पे स्पष्ट हो गया। यहीं हमको क्या करना है, यहीं पे और यहाँ पर क्या करना है जी, हम लोग को शुद्ध करना है। तो पहले याद रखिए, ये कैल्शियम पहले देख लीजिए कौन किसके साथ में है। तो ये वाला जो है इसके साथ में है, और ये वाला साथ में है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर इसको इवन है, पहले इसको ऑड कर लो, सॉरी ऑड है तो इवन कर लो। तो इवन करने में क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ऑड हो गया, सॉरी इवन हो गया, ऑड से इवन। फिर यहाँ पे भी ऑड है तो इवन करो, 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, या एक ही जमा करके फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं, है ना। चलिए एक ही पहले करके स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं, नहीं तो आप लोग फिर क्या हो जाएगा जी, गड़बड़ा जाइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम इतना हो गया, 3 दूना 6 कर दिए। तो देखिए ये एल्युमिनियम तो इसका साथ है ना है जी, तो हम 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से न हो जाएगा। तो 2 से कर दे, 2 हो गया। और कोई साथ है यहाँ पे, है नहीं। यहाँ पे क्लोरीन का एगो था, 3 यानी 6 गो हो गया है। यहाँ पर का एगो है, तो यहाँ पर हो गया है 2 गो है। तो यहाँ पर 4 के नहीं गपेंगे, तो यहाँ पर करो, कितना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम है यहाँ पर कितना, तो वहां पर 2 है। तो यहाँ पर वहां पर रुक करना है, यहाँ पर इसको संतुलित किए हैं, और इसके साथ में तो वो है नहीं। इधर से देखिएगा, इधर से कौन इसके साथ में, क्लोरीन के साथ कौन है जी, कैल्शियम इधर में है। क्लोरीन के साथ कौन है इधर, कैल्शियम। और यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ कौन है, तो ये है और ये, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दे के देखना है, समझे, ऐसे ही नहीं खाली कर देना है कि उसके साथ वो है कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पर इतना हो गया 6, ये तो क्लोरीन संतुलित हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए तो ये किसके साथ है, तो ये कैल्शियम के साथ है। अब बताइए यहाँ पर कैल्शियम के साथ ये रहेगा, तो यहाँ पर 3 से किए हैं तो 3 एकरो भी देना पड़ेगा ना हमको। तो 3 एकरा में दे दिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इधर कैल्शियम कितना था, 3 हो गया। इधर कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे, तो एक में कितना कर देंगे, तो इतना में कर देंगे हम लोग इसको 3 से में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये दोनों संतुलित हो गया। आई तीनों साथ है तो तीनों में 3 से न गुना हो जाएगा जी, फिर ये 6, ये भी 6, यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पर 3 लाने के 6 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, समझ में आया। तो इतना कर लिए हम लोग ना। अब देखिए तनी इसके साथ कौन था, ये था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे जी, 2 से गुना कर देंगे।
आ गया यहाँ पर। अब देखिए तो सबके सामने सामने एकदम बराबर बराबर है ना। एल्युमिनियम 2 तो 2, क्लोरीन 6 तो 6, कैल्शियम 3 तो 3, ऑक्सीजन 6 तो यहाँ पर 6, हाइड्रोजन 6 तो यहाँ पर 6, बन गया यहाँ पे इतना ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग अगला स्टेप में हम क्या बोले थे कि हु बहु जैसे है वैसे उतार दीजिए। क्या करना है, जो हु बहु जैसे है वैसे उसको उतार दीजिए। तो हु बहु उतारने के लिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा जी, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तीर के चिन्ह सी, AlOH होल 3 प्लस में CaCl2। सबको ब्रैकेट पहले कर लीजिए। कर लिए इतना ब्रैकेट, कर लिए ना। अब बताइए हमको यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या लिखे थे, कहाँ पे कितना से गुना किए हैं, कितना से नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखिए Al और Cl में कितना से किए हैं गुना, तो 2 से किए हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इधर में यहाँ पे इसी में देखिए, इधर यहाँ पर कितना से किए हैं, Cl, OA, O और H में कितना से किए हैं, 3 से किए हैं, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पर कितना किए हैं बताइए, तो यहाँ पे 2 से किए हैं, किसमें 2 से किए हैं, तो एल्युमिनियम, फिर क्या है जी O और H 2 से किए हैं तो 2 लिख दिए। यहाँ पे इसमें कितना से किए हैं, तो इसमें 3 से किए हैं तो लिख दिए यहाँ पर 3। हो गया, ये तीसरा स्टेप था, तीसरा था ना, दूसरा तो ये हो गया, ये तीसरा था। अब उसके बाद ये लिख लिए, अब ब्रैकेट हटाइए, हूबहू सबको लिख दीजिए। तो ब्रैकेट हटा, लिखा जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में 3CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 2 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा 3CaCl2। बन गया, इतना बना ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये संतुलित हो गया, समझें। तो ऐसे करके ही क्या करना है हम लोग को जी, संतुलित करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए और सारा है, तो और सारा आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, संतुलित कीजिए, है ना। तो हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ये वीडियो लंबा चल जाएगा, समझें। तो लंबा वीडियो ना जाए इसके लिए आप ये दोनों जो है आप इसमें सॉल्यूशन कीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए एकदम बहुत आसान है, बस खाली दोनों तरफ तत्वों का संख्या है, तत्वों का संख्या देखना है, परमाणु का संख्या देखना है, और उसके बाद हम लोग को करते चल जाना है। देखिए तो एकदम आसान है कि नहीं, एकदम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं, समझे। एगो है अनुमान विधि, तो अनुमान विधि पे हम यहाँ क्या करते हैं, सिखा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। चलिए उसकी KCl, यही है ना जी, KClO3, फिर क्या है यहाँ पर जी, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन। अनुमान विधि करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये कितना है, एगो है, 3 गो है, ठीक, एगो है, 2 गो है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे, पहले इवन को ऑड कर लेंगे, है ना। तो 3 दूना के 6, तो सब 2 गो हो गया, अब हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ये कितना ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना हो गया बेला, ये भी 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो 3 दूना ये भी क्या हो गया, 6 हो गया, समझें। और फिर क्या कर लेंगे जी, यहाँ पर हम लोग ये क्या है, एक पोटेशियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे अनुमान विधि से करें, तो देखिए ये भी 2 गो है, ये भी 2 गो है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो कितना, दोनों पट्टी बराबर हो गया। बस ये तो था अनुमान विधि, बहुत हल्का है।
अनुमान विधि में कुछ नहीं, अनुमान लगाओ और लिख दो। अनुमान लगाओ कितना एक में तत्व उपपट्टी है, कितना तत्व इप पट्टी है, आराम से क्या कर दोगे यहाँ पर जी तुम बना दोगे। समझे ना। तो एकदम अनुमान विधि बहुत ही हल्का था। देखिए इस विधि में समीकरण के से संबंध पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों को ठीक से पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग कीजिए और करके आराम से दोनों पट्टी जो होगा ना संख्या को समान कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। अब क्या है जी यहाँ पे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना, क्या कौन कौन से सूचना यहाँ पर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सूचना प्राप्त हो रहा है जी। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? निम्नलिखित प्रकार के। पहला कौन है जी? तो यह अभिक्रिया एवं प्रतिफलों के संकेत और सूत्रों की जानकारी देती है। एक में कौन कौन सा सूत्र है, कौन कौन सा संकेत है, कौन कौन सा यौगिक है, उन सब चीज के बारे में बतला देता है। ठीक है, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सा पदार्थ मतलब बन रहा है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षा संख्या का भी बतलाता है, कई गो संख्या में कई गो परमाणु भाग में ले रहा है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं के अपेक्षा संख्या की जानकारी देता है। यह अभिकारक और प्रतिफल के मोलों के अनुपात का भी जानकारी देता है, कई गो मोल है, कई मोल हाइड्रोजन भाग ले रहा है, कई मोल फिर उससे मिल रहा है, कई मोल ऑक्सीजन भाग ले रहा है, कई मोल उससे मिल रहा है, इस सब की जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात का भी पता चलता है, कै बाई कै अनुपात का ले रहा है। ठीक है, यह गैसीय अभिकारक और प्रतिफलों की अपेक्षा आयतन की भी जानकारी ये देती है। जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है जी, यह है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन का नाम एक नाइट्रोजन का कई परमाणु है, तो नाइट्रोजन का 2 गो परमाणु आपस में भाग लेके क्या बने है जी, यहाँ पर N2 बन गया ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है जी, एक में हाइड्रोजन कै गो परमाणु है, तो 3 दूना 6 गो परमाणु है। एक में देखिए एक में कै गो अणु है, तो यहाँ पर 2 गो अणु है, यहाँ पर 2 है ना, तो NH3 और NH3 2 बार है। समझे। एक में कै गो मोल है, तो आगे एक भी नहीं, तो क्या मान लेते हैं, एक, तो 1 मोल। यहाँ पर कितना है जी, तो 3 मोल। ऐसे करके देखिए यहाँ पर कै मोल अणु है, तो 2 मोल है। यहाँ भी कै ग्राम है, तो 1 नाइट्रोजन का भार कितना होता है जी, 14 ग्राम होता है। तो 2 कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए भार का भी पता चल गया। इसमें भी इसका 1 होता है तो 6 गो, तो 6 गो हो जाएगा। यहाँ पर 28 और 6 कितना हो जाएगा जी, 34 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 1 आयतन 3 आयतन, ऐसे करके देखिए ये सब क्या होता है हम लोग को यहाँ पे प्राप्त मतलब मिल जाता है। ST पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है लीटर में, तो ये 22.22 लीटर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 मोल है, तो 3 मोल इंटू में कितना, इतना कर देंगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड कितना। देखिए कोई पदार्थ का STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना मोल रहेगा उतना मोल से इसको गुना कर देंगे, हम लोग क्या निकल जाएगा, STP निकल जाएगा। तो ऐसे करके देखिए सब पर जानकारी हम लोग को मिल रहा है ना। अगर ये नहीं लिखते, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, इसी को हम ऐसे लिख दें, नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, फिर क्या बन गया जी, अमोनिया बन गया। यहां से क्या हमको प्राप्त हो रहा है बताइए तो नहीं, कैसे ही सब मिल रहा है हम लोगों को कि कै गो परमाणु है, कै गो मोल है, कै ग्राम है, ये सब प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इससे रासायनिक समीक्रिया को लिखने से, समीकरण को लिखने से ये सब हम लोग को क्या हो जा रहा है जी, प्राप्त हो जा रहा है। अब उसके बाद है कि रासायनिक समीकरण का उपयोग मतलब लाभ क्या है, उपयोग और लाभ। तो देखिए किसी भी
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के रूप में निरूपित आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने में क्या होता है, कागज कम लगता है। तो ये तो भाई कागज कम लगेगा तो ही पहला इसका मतलब लाभ हो गया है ना। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल एवं निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की मतलब यहाँ पे गणना ठीक ठीक कर सकते हैं। ये जो है पूरा विश्व में मतलब यही मतलब मान्यता यहाँ पर है। अब एक सीमा भी कुछ है ना, सीमाएं भी होता है, जो मतलब बनता है उसका कुछ मतलब दोष भी तो होता है ना जी। अब यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था का पता नहीं चल पाता है। पता नहीं चल पाता है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। हम खाली यहाँ पर लिख दिए कि N2 का है भाई, N2 ठोस है, गैस है, द्रव है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है यहाँ पता, समझे ना। फिर उसके बाद क्या है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा, यहाँ पता नहीं चल पाता है कि उष्मा क्या है, वो मतलब दे रहे हैं तो कौन सा मतलब यहाँ से उष्मा निकल रहा है कि उष्मा को दे रहे हैं, पता नहीं चलता है, समझे ना। तो नहीं पता चलता है तो यहाँ पे इसका मतलब फॉल्ट हो गया, यहाँ पे मतलब गड़बड़ी हो गया। अर्थात समीकरण यह जानकारी नहीं दे पाते हैं कि उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी है। रासायनिक समीकरण से पता नहीं चल पाता है कि किन दशाओं में यानी में संभव है अभिक्रिया जो होता है, कौन दशा में संभव, ताप का मिल रहा है, ताप मिल रहा है, सांद्रण है कि नहीं है, उत्प्रेरक है कि नहीं है, क्या उपस्थित है क्या नहीं है, इन सब का पता हम लोग को इसमें नहीं चल पाता है, समझे। फिर क्या जी, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं होता है कि कितना के स्पीड से हो रहा है, जल्दी हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है, ये सब हम लोग को पता नहीं चल पाता है। फिर रासायनिक समीकरण में हो रहा है कि विस्फोट के साथ हो रहा है कि विस्फोट के साथ नहीं हो रहा है, इसका भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। रासायनिक समीकरण की यह जानकारी नहीं, देखो समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हो रही है, कितना प्रतिफल मिल रहा है, इसका भी जानकारी नहीं दे पाता है, जिसके लिए ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका त्रुटि हो जाता है। तो अब हम लोग कल देखेंगे क्या जी, कि इसके त्रुटि को कैसे सुधारेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है बहुत प्रकार के हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अभिक्रिया देखेंगे, अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया देखेंगे, समझे ना। जैसे में संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ये सब करके हम लोग देखेंगे। और ये चैप्टर को लगभग कितना दिन चलेगा, ये 2 से 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कि 3 दिन में खत्म हो जाए, आने वाला 2 दिन में और ये चैप्टर खत्म हो जाए, समझे। तो आज के लिए इतना ही, है ना।